निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। अब यहाँ पर बताना है निम्नलिखित यौगिकों की क्या संरचना होगा। पहला दिया गया है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब इसकी संरचना कैसी बनाएंगे, तो इनकी संरचना जो बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे पेंटेन। पेंटेन का मतलब कार्बन की श्रृंखला में 5 कार्बन होना चाहिए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन होना चाहिए। मेथिल का मतलब हो गया CH3 होना चाहिए। क्लोरो का मतलब Cl होना चाहिए। अब यहाँ क्लोरो जो है दूसरे नंबर पे होना चाहिए और मेथिल जो है तीसरे नंबर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब इसकी संरचना बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर CH3, क्या बनेगा यहाँ पर CH3, ये पहला कार्बन हो गया CH3, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो CH हो जाएगा, दूसरा कार्बन हो जाएगा, और इसी दूसरे कार्बन पर जो है क्लोरीन को जोड़ना है तो Cl हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ बनेगा यहाँ पर CH हो जाएगा CH, और यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर CH3 मेथिल को जोड़ना है तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गया, और एक कार्बन और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा CH2, और लास्ट में क्या बनेगा CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि कैसे इसको बनाया गया। यहाँ पर 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, और ये 5 नंबर कार्बन। तो दूसरे नंबर पर क्लोरो हो गया और तीसरे नंबर पर मेथिल हो गया, और ये पूरे का नाम क्या हो जाएगा पेंटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हो गया। तो कैसे बना समझ में आ गया होगा। और एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन की जरूरत भी है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है कि नहीं चेक कर सकते हैं। 3 1 4, 1 2 3 1 4, मतलब ये बॉन्ड को हाइड्रोजन कहते हैं। 1 2 3 4, 2 1 3, एक आगे 4 है, 3 पीछे एक दिया है, बॉन्ड 4 है, तो एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो पहला जो है बन चुका 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब अगला क्या बनाना है, 1 नंबर पर और 4 नंबर पर डाई ब्रोमो। ब्रोमो का मतलब हो गया Br होना चाहिए। ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन का मतलब दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर बॉन्ड भी होना चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहला नंबर करेंगे यहाँ पर CH2, क्या लिखेंगे यहाँ पर CH2 हो जाएगा यहाँ पर CH2, और पहले नंबर पर क्या जोड़ना है, पहले नंबर पर ही Br जोड़ना है। तो पहले नंबर पर Br हो गया, तो 2 यह हो गया हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन हो गया, एक आगे बढ़ेगा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा, CH हो जाएगा, CH हो जाएगा, और आगे बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, और यहाँ पर जो है CH3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूटेन हो जाएगा यहाँ पर CH2, और यहाँ पर भी Br जोड़ना है, क्योंकि चौथे नंबर पर Br को जोड़ना है और दूसरे नंबर पर बॉन्ड लगाना है। तो देखिए पहले नंबर 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर पर बॉन्ड हो गया, और 3 नंबर, और ये 4 नंबर। तो पहले नंबर पर Br हो गया, पहले नंबर पर Br हो गया, दूसरा और चौथे नंबर पर Br हो गया, और बीच में डबल बॉन्ड जो है दूसरे नंबर पर लगाना है। ब्यूट टू इन मतलब दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगाना है। इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब होता है 3 बॉन्ड। तो CH2 चौथे नंबर पर, CH2 के नीचे Br हो गया, चौथे नंबर पर जो है Br, और पहले नंबर पर Br हो गया, और चौथे और या दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। इसका नाम क्या बनेगा 1,4 डाई। डाई क्यों बोला है, क्योंकि 2 है, Br 2 है, इसलिए इसको डाई बोलते हैं। डाई ब्रोमो ब्यूट टू इन इसको पढ़ा जाता है। तो इसकी संरचना जो है समझ में आ गया कैसे इसको बनाया गया। अब अगली जो संरचना बनाना है, अब 1 नंबर पर ब्रोमो चाहिए, ब्रोमो, और 2 यहाँ कामा दे करके बताया गया है कि 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब यहाँ पर 1 ब्रोमो 2, अब यहाँ पर 2 डाई मेथिल प्रोपेन कैसे बनेगा, तो इसके बनाने के लिए पहले प्रोपेन की संरचना बनाएंगे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन इसके अंदर होना चाहिए। तो लिखेंगे आपका CH3 एक कार्बन हो गया, और ये 2 कार्बन हो जाएगा, और लास्ट में जो लिखेंगे यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर पहले नंबर पर Br हो गया, पहले नंबर पर क्या हो जाएगा Br हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर बोला है 2 का डाई मेथिल, डाई मेथिल मतलब हो गया दूसरे नंबर पर CH3, और नीचे भी क्या रहेगा यहाँ पर CH3। अब ये डाई बन जाएगा क्योंकि 2 हो गया, डाई बन जाएगा, तो डाई मेथिल प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो गया, पहले नंबर पर ब्रोमो हो गया, और 2 जो है बना है यह डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर 1 नंबर इधर से करेंगे, 1 नंबर,
और ये 2 नंबर और ये हो जाएगा 3 नंबर। तो दूसरे नंबर पर जो है 2 डाई, मतलब 2 क्यों बोला गया है कि दूसरे नंबर पर ऊपर नीचे लगा है इसलिए इसको डाई बोला जाता है। 2 गो होगा CH3, 2 गो है इसलिए डाई हो जाएगा। अब मेथिल का मतलब CH3 बोला जाता है, तो 2 दूसरे नंबर पर डाई मेथिल प्रोपेन। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको संरचना बनाया जा रहा है। अब अगला लाइन पे हम लोग समझेंगे। अगला जो दिया गया है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन बनाना है। पहले नंबर पर ब्रोमो बनाना है और जो है दूसरे नंबर पर मेथिल बनाना है और जो है आपका ब्यूट मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन कार्बन की श्रृंखला जो है 4 होना चाहिए। तो क्या बनेगा CH3 1 और यहाँ बनेगा CH हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे अब यहाँ पर CH2 और यहाँ पहले नंबर पर क्या जोड़ना है, तो पहले नंबर पर Br को जोड़ दीजिए और उसके बाद से जो है और दूसरे नंबर पर मेथिल जोड़ दीजिए। मेथिल को क्या कहते हैं, CH3 कहते हैं। तो ये पहले नंबर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो पहले नंबर पर ब्रोमो हो गया और दूसरे नंबर पर मेथिल हो गया और दूसरे नंबर पर ही जो है डबल बॉन्ड भी लग गया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी चाहिए 2 इन, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी हो गया। अब अगला जो बनाना है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अब यहाँ पर बेंजीन बनाना है तो कैसे बनेगा, सबसे पहले जो है बेंजीन रिंग बना लेंगे। यहाँ पर बेंजीन रिंग बनेगा और यहाँ बेंजीन रिंग पर जो बन जाएगा, तो अब यहाँ पर जो है बनाया जाएगा बेंजीन रिंग पर पहले नंबर पर ही क्लोरो बनाना है। क्या बनाना है, पहले नंबर पर क्लोरो बनाना है। तो पहला नंबर यह होता है, इसको कहते हैं Cl हो जाएगा और दूसरे नंबर पर कह रहा मेथिल बनाना है तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा। पहले नंबर पर क्लोरीन, दूसरे नंबर पर मेथिल, तो यह बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। इसकी संरचना जो है बन गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह संरचना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको 1 बार 2 बार बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया की पहले परिभाषा आपको बताना है, उसके बाद एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाना है और यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और यह प्रश्न कई सालों से परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में हमको बताना है। तो जब एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म किया जाता है तो जल के अणु बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को ही जो है निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही परिभाषा बन जाएगा, निर्जलीकरण मतलब बिना जल का, मतलब उसके अंदर जल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर परिभाषा, एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करने पर जल का अणु बाहर निकल जाए, जल के अणु क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, जल के अणु बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, 2 बार पढ़ेंगे परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे परिभाषा को, जब एल्कोहल को किसे क्रिया कराएंगे, जब H2SO4 के उपस्थित में गर्म करने पर जल का अणु बाहर निकल जाता है, इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि इसमें जल के जो अणु होंगे वह बाहर निकल जाते हैं। अब एक प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। मतलब इसकी क्रिया विधि कैसे समझाएंगे, तो यहाँ पर पहले जो है एल्कोहल का निर्जलीकरण
निर्जलीकरण कराएंगे तो यहाँ हेडिंग नोट करेंगे एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या है और उस अभिक्रिया के बाद से जो है इसकी क्रिया विधि को समझाना है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण कराएंगे। एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे होगा? एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण, अब एल्कोहल का जब निर्जलीकरण करा लेंगे तब उसकी क्या कराएंगे? क्रिया विधि के बारे में बताएंगे कि इसकी जो है क्रिया विधि क्या है। तो यहाँ पर एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण पहले समझेंगे कि एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि जब एल्कोहल को H2SO4 के उपस्थित में जब इसको गर्म करते हैं तो एल्कीन बनता है और जल के अणु क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्कोहल को H2SO4 मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है? गर्म करने पर एल्कील क्या बनेगा? यहाँ पर एल्कील बनता है। एल्कीन बनता है और इसमें से क्या बाहर निकलता है? एल्कीन बनता है तथा जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। जल के अणु क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। अब इस रिएक्शन को समझेंगे कि इसमें एल्कोहल को लेना है और एल्कोहल को लेकर के जब गर्म करेंगे किसके उपस्थिति में? H2SO4 के उपस्थिति में। यहाँ लिखेंगे CH3CH2OH, यह है एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल को जब गर्म करेंगे किसके उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो इसमें जो है ये क्या बना लेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह एल्कीन क्या बनेगा? एल्कीन बन जाएगा और उसके साथ जो है जल क्या आएगा? बाहर निकल जाएगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण अभिक्रिया कहा गया है। तो एल्कोहल का जो है यहाँ निर्जलीकरण किया गया है कि जब एल्कोहल मतलब मेथिल एल्कोहल को जब लेकर के जब गर्म करते हैं किसके उपस्थिति में? H2SO4 के उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यहाँ एल्कीन मतलब ये क्या बना है? तो एल्कीन का मतलब यहाँ पर एथीन बना है। क्या बना है? एथीन। 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा है तो एथीन बना है। ये किस समूह में आता है? तो एल्कीन समूह में आता है। और क्या बाहर निकला है? जल बाहर निकल गया है। इसी अभिक्रिया को एल्कोहल का क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहा जाता है। अब यहाँ लिखेंगे क्रिया विधि। अब इसकी क्रिया विधि क्या है? अब क्रिया विधि के बारे में बताना है। तब यहाँ लिखेंगे क्रिया विधि। अब इसका क्रिया विधि क्या है? कैसे इसका क्रिया करेगा? तो यहाँ क्रिया विधि लिख लेंगे कि यह जो है कैसे क्रिया करता है, किस विधि से जो है क्रिया होगा। तो यहाँ पर ये क्रिया विधि जो होता है वो 3 विधियों से होता है। 3 प्रकार इसमें प्रयोग करेंगे तब जाकर के ये क्रिया संपन्न होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी क्रिया विधि निम्न है। लिख लेंगे यहाँ पर इसकी क्रिया जो विधि है, इसकी क्रिया विधि निम्न है। नीचे लिखेंगे निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा। इसकी क्रिया विधि क्या है? निम्न है। अब ये पहला विधि क्या है? तो पहला विधि के बारे में अब समझेंगे कि पहला विधि जो इसका है एल्कोहल का प्रोटीनीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? पहला तो लिखेंगे यहाँ पर एल्कोहल का प्रोटीनीकरण। क्या होगा यहाँ पर? एल्कोहल का प्रोटीनीकरण होगा। एल्कोहल का अब यहाँ लिखेंगे प्रोटीनीकरण। अब एल्कोहल का जो है प्रोटीनीकरण कैसे होता है? अब यहाँ एल्कोहल का प्रोटीनीकरण के बारे में समझेंगे कि एल्कोहल का जो है प्रोटीनीकरण कैसे कराया जाता है। तो एल्कोहल का अगर प्रोटीनीकरण कराएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जब एल्कोहल पर प्रोटॉन का क्या करेंगे? यहाँ पर एल्कोहल का पर प्रोटॉन आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। तो क्या बनता है? तो कहेंगे पहला जो विधि है प्रोटीनीकरण, जब एल्कोहल पर प्रोटॉन क्या करता है? आक्रमण करता है। तो क्या बनता है? आक्रमण करता है तो क्या बन जाएगा? प्रोटोनेट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रोटोनेटेड
एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। अब यहाँ पहला क्रिया समझेंगे कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल कैसे बनता है। अब ये पहला क्रिया करेगा तो कैसे क्रिया करेगा, जब एल्कोहल पर क्या करते हैं, प्रोटॉन का आक्रमण कर देते हैं। तो प्रोटॉन का जब आक्रमण होता है तो मतलब यहाँ रिएक्शन जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एल्कोहल का मतलब क्या है CH3 CH2 और यह है OH, यह एथिल एल्कोहल। और यहाँ प्रोटॉन जब आक्रमण करता है, प्रोटॉन मतलब H के ऊपर प्लस होता है, जब ये आक्रमण करता है तो H यहाँ पर आकर के ज्वाइंट हो जाता है, तो इसको कहा जाता है CH3 CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है O और यह बनेगा H, इसके ऊपर ये प्लस आ जाएगा, प्लस प्रोटॉन जो है और यह वाला प्लस इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर जो है EH हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इसी का नाम है प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये बनता है। पहला अब क्रिया जो है यहाँ फाइनल हो गया। पहला जो है क्रिया विधि क्या करेगा, एल्कोहल को प्रोटीनीकरण करता है। और एल्कोहल का प्रोटीनीकरण कैसे होता है, जब एल्कोहल पर किसका आक्रमण कराते हैं, जब प्रोटॉन का आक्रमण होता है तो यह आक्रमण होने के बाद प्रोटोनेटेड एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब यह प्रोटोनेटेड एल्कोहल आगे चल के जो है इसको गर्म करते हैं तो यह कार्बोधन आयन में बदल जाता है, और जब कार्बोधन आयन को गर्म करते हैं तो एल्कीन में बदल जाता है। तो तीन क्रिया होता है। पहला क्रिया का नाम क्या है, एल्कोहल का प्रोटीनीकरण कराए। जब एल्कोहल प्रोटॉन पर आक्रमण करेगा तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। अब यह तो प्रोटोनेट एल्कोहल को जब गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोधनायन बनेगा, और कार्बोधनायन को जब गर्म करेंगे तो एल्कीन बन जाएगा। तो अगला जो अब क्रिया क्या बनेगा, अब अगला क्रिया के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर बनाएगा अब कार्बोधनायन का बनना। तो कार्बोधनायन कैसे बनेगा, जब प्रोटोनेट एल्कोहल को गर्म करते हैं तो यह कार्बोधन आयन बनता है। अब प्रोटेनोटेड एल्कोहल का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे CH3, इसका सूत्र बनेगा CH3, यहाँ पर CH3 और ये लिखेंगे यहाँ पर CH2 और बनेगा यहाँ पर OH, यह प्लस है और नीचे जो है EH लगा हुआ है। तो यह पूरा सूत्र किसका है, तो यह प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। जब इसको गर्म करेंगे तो यह कार्बोधन आयन में बदल जाएगा और जल बाहर इसमें से निकल जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पर CH3 और ये बनेगा CH2 और ये बन जाएगा कार्बोधनायन प्लस हो जाएगा, और इसमें का H2O जो है क्या आ जाएगा, यह प्लस इसके ऊपर चला जाएगा और H मिल करके क्या बन जाएगा, यह H2O बाहर आ गया। तो यहाँ पर जो है H2O जो है बाहर आ जाएगा। तो यही क्या था, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब क्या था, इसमें से पानी की मात्रा क्या जाना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए, और लास्ट में क्या बनना चाहिए, एल्कीन, मतलब एल्कीन समूह बनना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है कार्बोधनायन बन गया और इसमें से जल क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब अगला जो है एल्कीन का बनना, मतलब एल्कीन मतलब एथीन का बनना, यहाँ पर एथीन का बनना लिख सकते हैं। तो अगला क्रिया लिखेंगे यहाँ पर एथीन का बनना, एथीन का बनना, और एथीन का बनना मतलब एल्कीन का बनना, एल्कीन का ही समूह जो है एथीन होता है। तो यहाँ लिखेंगे एथीन का बनना। अब आगे क्या लिखेंगे कि जब यहाँ पर कार्बोधनायन का गर्म करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, जब कार्बोधन आयन को गर्म करेंगे, कार्बोधन आयन को गर्म करते हैं, तो यहाँ पर जब कार्बोधन आयन को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, गर्म करते हैं तो एथीन, और एथीन किस समूह में आता है, तो एथीन जो है एल्कीन समूह में आता है। कौन समूह में, एल्कीन बनता है। अब यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा। इसके ऊपर वाला क्रिया में क्या बाहर निकला था, जल बाहर निकला था, और इसमें क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया जो है इसका संपूर्ण जो है क्रिया पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर CH3 CH2 और यह प्लस है, इसका नाम क्या है, कार्बोधनायन है। जब इसको गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा एथीन, CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, और इसमें से प्रोटॉन क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो प्रोटॉन से आक्रमण किए थे वह प्रोटॉन कहाँ जाएगा, बाहर निकल जाता है। अब जाकर के यह क्रिया क्या हो गया, यह क्रिया पूरा हो गया। तो एल्कोहल का जो है यहाँ पर जो है निर्जलीकरण का क्रिया विधि जो कराना था, यहाँ पानी निकला और पानी के बाद से यहाँ पर जो है एल्कीन, मतलब यहाँ पर एल्कीन का मतलब हो गया एथीन प्राप्त हुआ और प्रोटॉन जो है बाहर निकल गया। तो यह अब क्रिया जो है पूरा हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। पहला जो अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया, दूसरा जो है राइमर टिमान अभिक्रिया और तीसरा जो अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये 3 अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट करेंगे, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया क्या है, इनके जो है परिभाषा क्या बनेगा, अभिक्रिया के बारे में क्या लिखना है। तो सबसे पहले काम करेंगे कोल्बे अभिक्रिया जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे। और जब यहाँ लिखेंगे जब सोडियम, क्या लेना है यहाँ पर, जब सोडियम फिनाक्साइड, जब लिखेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम और क्या लेंगे यहाँ पर फिनाक्साइड को लेकर कितने डिग्री पे गर्म करना है, तो कहेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 से जब क्रिया कराते हैं, CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा सोडियम, क्या बनेगा यहाँ पर सोडियम सैलिसिलिक है, सोडियम सैलिसिलिक, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इस मिश्रण को पुनः क्रिया कराएंगे, किससे, इस मिश्रण को किससे क्रिया कराना है, HCl से, HCl के साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया जब कराते हैं किसके साथ क्रिया कराएंगे, जब इस मिश्रण को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है, अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ बनेगा अब सैलिसिलिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया की परिभाषा क्या बना, अभिक्रिया कहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, सोडियम फिनाक्साइड लेंगे। अब सोडियम फिनाक्साइड का जो है क्या प्रतीक बनता है, तो बेंजीन रिंग में सोडियम फिनाक्साइड कैसे रहेगा, ये बेंजीन रिंग है और इसमें जो है जुड़ा रहेगा ONA, यहाँ पर ONA जुड़ा रहेगा, इसका नाम है सोडियम फिनाक्साइड है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पर एक केमिकल क्या बनेगा, तो इसका नाम क्या है और इसका नाम जो है कितना आसान है। अब यहाँ पर जो है COO, देखिए ये COO इसमें का यहाँ पे लेकर के बना लेंगे तो COO और NA एक पास हो गया, COO NA एक पास हो गया, बचा इसमें क्या, तो देखेंगे COO बच गया, यहाँ पर NA हो गया और यहाँ पर बच रहा है यहाँ पर क्या OH, तो यहाँ OH, इसका नाम टोटल क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सैलिसिलेट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग हो गया, CA ऑक्सीजन 3 को चाहिए, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो 2 को यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो गया। और यहाँ से जब बॉन्ड लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, एक हाइड्रोजन कम होता है यहाँ पर, तो यही हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, OH हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि अब क्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट बना। अब यह सोडियम सैलिसिलेट को जब मिला के गर्म करेंगे किसके साथ, अब यहाँ सोडियम सैलिसिलेट ले लेंगे, यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट का सूत्र क्या है, तो COO और यहाँ पर OH है, ये सोडियम सैलिसिलेट है। अब ये सोडियम सैलिसिलेट को HCl से, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब यहाँ HCl से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक यौगिक और बनेगा और इस यौगिक का नाम क्या रहेगा, तो यह बेंजीन रिंग बन गया, जो बेंजीन रिंग है यही बनेगा और यह बनेगा COO हो जाएगा। जो यहाँ पर COO था तो यहाँ पर COO केवल H रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर COOH हो जाएगा, इसमें से Na निकल जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, H उसके पास चला गया तो यहाँ पर जो है यहाँ OH रहेगा, H जो है इसके पास चला जाएगा और NaCl के साथ आ जाएगा तो यह बनेगा यहाँ पर NaCl हो जाएगा। तो ये क्या बना COOH है, ध्यान दीजिएगा यहाँ
यहाँ पर COOH और ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल बन गया। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो कोल्बे अभिक्रिया में कैसे बोलेंगे? जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो सैलिसिलेट बनता है, और जब सैलिसिलेट को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला के गर्म करेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, उसके साथ NaCl बाहर निकल जाता है। तो यह अभिक्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे अब राइमर टिमान अभिक्रिया क्या है। अगला जो अभिक्रिया है राइमर टिमान अभिक्रिया। राइमर टिमान अभिक्रिया क्या होते हैं? जब फिनॉल को क्या लिखेंगे यहाँ पर? जब फिनॉल को किससे क्रिया कराएंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर जब फिनॉल में क्या मिलाएंगे? जब फिनॉल में क्लोरोफार्म क्या मिलाएंगे? क्लोरोफार्म को मिला लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर जब फिनॉल में क्लोरोफार्म मिलाकर क्या मिलाना है? क्लोरोफार्म को मिलाकर NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनेगा? सैलिसिलडिहाइड बनता है। सैलिसिलडिहाइड जो है बनता है। सैलिसिलडिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को राइमन क्या कहते हैं? राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं। राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं। इसको 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। किसको मिलाना है? जब फिनोल को, अब यहाँ पर फिनोल ले लेंगे और फिनोल में क्या मिलाना है? तो यहाँ फिनोल का सूत्र क्या रहेगा? तो यहाँ पर फिनोल का सूत्र जब बनाएंगे तो यह बेंजीन रिंग हो जाएगा, और इस बेंजीन रिंग पर OH लग जाता है, तो इसको कहा जाता है फिनोल। और यहाँ लगेगा प्लस CHCl3 क्लोरोफार्म, और यहाँ पर NaOH, इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा सैलिसिलडिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सैलिसिलडिहाइड का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन रिंग हो जाता है, और यहाँ पर CHO लग जाएगा, और ऊपर जो है OH ही रहेगा। तो यह बन गया सैलिसिलडिहाइड बनेगा, और उसके साथ जो है 3NaCl प्लस 2H2O बनेगा। क्या बनेगा? प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस 2H2O, 2H2O हो जाएगा। तो यह जो बन गया इस अभिक्रिया को, और यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा लेंगे, तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को जो है राइमर टिमान अभिक्रिया कहा गया है। राइमर टिमान अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब जो है फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म करते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। उसके साथ जो है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जल जो है बाहर निकलता है। इसी अभिक्रिया का नाम होता है राइमर टिमान अभिक्रिया होता है। तो उम्मीद करते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे अगला अभिक्रिया। तो जो अगला अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होते हैं? इसमें क्या लेंगे? जब एल्किल, लिखेंगे यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड, क्या लेंगे यहाँ पर? एल्किल जो है हैलाइड को ले लेंगे। एल्किल हैलाइड सोडियम एल्किल हैलाइड सोडियम अथवा रहेगा, सोडियम लीजिए या अथवा पोटेशियम लीजिए। सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर? सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड जो होता है, सोडियम या पोटेशियम का जो है एल्काक्साइड को लेंगे। और यहाँ पर जो है ध्यान देंगे क्या लेना है? यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड को लेंगे, सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई आपको लेना है। उसके बाद के साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे, के साथ अगर गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करता है दोनों मिला करके, तो क्या बनता है? अभिक्रिया करता है तो ईथर बनता है। क्या बनता है?
ईथर बनता है, ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को लिखेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को विलियमसन, विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं, ईथर संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी क्रिया को कराया जाएगा। अब क्रिया कैसे होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है आपको, यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेंगे। तो एल्किल हैलाइड का जो है प्रतीक क्या होता है, तो एल्किल हैलाइड का मतलब RX, या एल्किल हो गया या हैलाइड, हैलाइड मतलब हाइड्रोजन परिवार। और यहाँ पर जो है सोडियम लीजिए या पोटेशियम का जो है, यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम का जो है एल्काक्साइड लेंगे, सोडियम या पोटेशियम का एल्काक्साइड हो गया। आज जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पर ईथर बनेगा, ROR हो जाएगा, यह बन गया ईथर हो गया। और उसके साथ क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड हो जाएगा। हैलाइड मतलब जो यहाँ पर देखिए क्या कितना आसान है, ROR यह हो गया, Na और X एक साथ हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई केमिकल के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर C2H5 अगर लेते हैं और यहाँ पर Br हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है Na हो गया, NaO हो गया, और R के जगह पर C2H5 हो गया, तो यहाँ पर भी एथिल या एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। और सोडियम के साथ जो है यहाँ पर एथिल लगा भी है और यहाँ पर ऑक्साइड भी है, तो सोडियम ऑक्साइड जो है सोडियम लीजिए या पोटेशियम, यहाँ पर दोनों में से कोई ले सकते हैं। जब गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा C2H5O, C2H5 डाई जो है एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा, और यहाँ बनेगा सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को जो है क्या नाम रखा गया, इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण विधि, इसका नाम रखा गया है। ईथर बनने की क्रिया, कौन बनने, ईथर बनने की क्रिया को जो है विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण जो है विधि कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीन अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह अभिक्रिया को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह अभिक्रिया हर साल के पेपर में पूछा के विरेचन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर कीटोनों का विरेचन की जो है 5 विधि के बारे में आपको बताना है, और पांचों विधि में जो है कीटोन समूह होना चाहिए। तो पहली विधि के बारे में समझेंगे, और पहली विधि यहाँ पर नोट करेंगे। और पहली विधि है द्वितीयक एल्कोहल का, यहाँ लिखेंगे हेडिंग रहेगा द्वितीयक एल्कोहल का, द्वितीयक एल्कोहल का, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, द्वितीयक एल्कोहल का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। और जब द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो वह किस समूह में बदल जाएगा, तो वह कीटोनी समूह में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीयक जो है एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर किस समूह में परिवर्तित होगा, तो कीटोनी समूह में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ नीचे नोट कर लेंगे, जब द्वितीयक एल्कोहल, जब द्वितीयक एल्कोहल को, जब द्वितीयक एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराया जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कराया जाता है, कराया जाता है, तो कराया जाता है तो कीटोनी समूह में, किस समूह में, कीटोन समूह में बदल जाता है, कीटोन समूह में बदल जाता है, बदल जाता है, तथा जल बाहर निकल जाता है, तथा जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। यहाँ पहला जो है क्रिया जो है किसे कराना है, द्वितीयक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करा दें तो हमको कीटोनी समूह बताना है, कीटोनी का विरेचन करना है, विरेचन का मतलब कीटोन समूह बनाना है। तो अब यहाँ पर जो है अगर द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का क्या होगा, CH3 CHOH, और यहाँ लिखेंगे CH3। अब इसका ऑक्सीकरण करा दें, क्या कराएंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण करा दें, तो यह समूह जो है द्वितीयक एल्कोहल कीटोनी में बदल जाता है। कीटोनी में कैसे बदलेगा, तो अब जो है यहाँ पर हो जाएगा CH3 CO और CH3 हो जाएगा, CO CH3 हो जाएगा, ठीक ना। तो CH3 CO CH3 ये किस समूह में आ गया, तो CO कीटोनी समूह में आ गया, और उसके साथ जो है क्या बाहर निकल जाएगा, जल जो है बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस H2O हो जाएगा। तो CH3 CO CH3 ये किस में आ गया, तो यह जो बन गया इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल
डाई या डाई मेथिल बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं मेथेन एथेन प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। यहाँ कीटोनी समूह आ गया, तो कीटोनी में ऊन सब जोड़ते हैं, तो मेथेन एथेन प्रोपेन हो गया। उसके साथ क्या आ गया? जल बाहर निकल गया। पहला विरेचन जो है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जब द्वितीयक एल्कोहल को जो है ऑक्सीकरण कराया गया है तो यह कीटोनी समूह में बदल गया है और जल क्या हुआ है? बाहर निकल गया है। तो उम्मीद करते हैं यह पहला विधि जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे इनका द्वितीय जो है विधि क्या है और द्वितीय विधि में क्या कराएंगे। तो द्वितीयक एल्कोहल का जो है विहाइड्रोजनीकरण करा दें, तो यहाँ पे हेडिंग नोट करेंगे द्वितीय विधि। और द्वितीय विधि में क्या करेंगे, तो यहाँ द्वितीय विधि में आप ध्यान देंगे कि यहाँ लिखेंगे द्वितीय एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल का द्वितीयक एल्कोहल का क्या करा दें? विहाइड्रोजनीकरण करा दें। विहाइड्रोजनीकरण करा देंगे, तो इसमें का जो है हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और ये जो द्वितीयक एल्कोहल है वो किस समूह में बदल जाएगा? तो कीटोन समूह में बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को, किसके वाष्प को? द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को, द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को कितने केल्विन पर? 573 केल्विन पर कापर के उपस्थित में गर्म किया जाता है। मतलब द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को 573 केल्विन पर कापर के उपस्थित में जब गर्म किया जाता है तो किस में बदल जाता है? कीटोन समूह में परिवर्तित हो जाता है। कीटोन समूह में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है तथा जल जो है, चल नहीं, इसमें हाइड्रोजन याद रखेंगे, इसमें क्या? हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, जिसका मतलब इसमें हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग जो यह प्रश्न जो है आप लोग समझ गए होंगे कि द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कैसे कराया गया। तो द्वितीयक एल्कोहल का वाष्प लेंगे। अब द्वितीयक एल्कोहल का वाष्प कैसे होगा? CH3CH और यहाँ लिखेंगे CH3 और ये हो जाएगा OH। ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। अब द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को ले लिए कितने डिग्री पर? 500, याद रखेंगे 573 केल्विन पर किसके उपस्थित में? कापर के उपस्थित में गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? तो ये कीटोनी CH3 ये कीटोनी में हो गया, CO आ गया और हाइड्रोजन गैस क्या आएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को जब यहाँ पर कापर के उपस्थित में 573 केल्विन पे जब गर्म करते हैं, ये द्वितीयक एल्कोहल किस समूह में बदल गया? कीटोन समूह में बदल गया और हाइड्रोजन गैस क्या आया? बाहर निकल गया। तो ये द्वितीय विधि भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि द्वितीय विधि जो है विरेचन कैसे कराया गया। कीटोन का विरेचन हो रहा है, मतलब कीटोन प्राप्त करना, कीटोन समूह आना चाहिए। तो ये द्वितीय विधि भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसका सीखेंगे तीसरा विधि क्या है, और तीसरा विधि को जो है आप लोग इसे अपने कॉपी में क्या करिए? नोट भी करते चलिए। तो यहाँ पर अगला जो लिखेंगे, अगला जो विधि होगा तीसरा, कैल्शियम लवण का जो है तीसरा विधि का नाम लिखेंगे। अब तीसरा विधि क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर कैल्शियम लवण के आसवन द्वारा ये कैल्शियम लवण का जो है आसवन द्वारा जो है हम लोग विरेचन कराएंगे। हम तो कैल्शियम लवण मतलब कोई कैल्शियम का जो लवण लेना ही पड़ेगा, तो कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं। क्या लेंगे यहाँ पर? कैल्शियम एसीटेट हो गया। कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आसवन द्वारा किसमें बदल देते हैं? कीटोन समूह में परिवर्तित कर देते हैं। कीटोन समूह में परिवर्तित कर देते हैं।
कर देते हैं, मतलब शुष्क आसवन द्वारा इसको किस में बदल दिए, कीटोन समूह में क्या कर दिए, परिवर्तित कर लिए। अब यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या है, तो कहेंगे CH3 COO और यहाँ 2 लग जाएगा और ये Ca। यह कैल्शियम एसीटेट का जो है शुष्क आसवन कराएंगे, यहाँ क्या लिख देंगे ऊपर, शुष्क आसवन, शुष्क आसवन होगा। जब शुष्क आसवन कराएंगे तो यह जो है कैल्शियम एसीटेट कीटोनी समूह में बदल जाएगा। कीटोनी का मतलब CH3CO ये कीटोनी हो गया। अब उसके साथ जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरा विधि जो है आप लोग भी समझ गए होंगे, जब कैल्शियम लवण का जो है आसवन कराया गया, मतलब कैल्शियम लवण का मतलब कौन सा लवण लिया जाएगा, तो कैल्शियम एसीटेट को जब शुष्क आसवन कराया जाता है तो किस समूह में परिवर्तित हुआ, कीटोनी समूह में परिवर्तित हो गया। और यहाँ कीटोन में ही इसको परिवर्तित करना है, विरेचन कराना है, कीटोनी हमको लाना है। तो ये कौन सा बनेगा, मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेनोन हो गया। क्या बनेगा, यह प्रोपेनोन हो गया। तो 3 विधि जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे अगला चौथा विधि क्या है। अगला जो है चौथा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के उत्प्रेरक अपघटन द्वारा। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको कोई एक लवण लेना पड़ेगा और इसको जो है उत्प्रेरक के उपस्थित में जब इसको गर्म करेंगे तो वह कीटोनी समूह में क्या होगा, परिवर्तित तो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जब एसिटिक अम्ल को, जब किसको लेंगे हम लोग, एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को MnO मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थित में, उत्प्रेरक के उपस्थिति में, उत्प्रेरक के उपस्थिति में 573 केल्विन पर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाएगा, कीटोनी समूह में परिवर्तित, कीटोन समूह में परिवर्तित हो जाता है। कीटोन समूह में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अब यहाँ एसिटिक अम्ल को ले लेते हैं। अब एसिटिक अम्ल क्या है, CH3COOH। अब किसके उपस्थित में, तो MnO मैग्नीज ऑक्साइड और 573 केल्विन में गर्म करेंगे। 573 केल्विन में जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CH3CO और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और H2O भी प्राप्त हो जाएगा, जल भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एसिटिक अम्ल का जो है किसका उपस्थित में गर्म किए हैं, मैग्नीज ऑक्साइड और 573 जब केल्विन पे गर्म किया गया है तो यह जो है कीटोनी समूह में परिवर्तित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हुआ और जल भी प्राप्त हुआ। इसको किस में बदलना था, कीटोनी समूह में बदलना था। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उत्प्रेरक अपघटन कराया गया है तो यह कीटोनी समूह में परिवर्तित हो गया है। अब अगला जो हम लोग समझेंगे, अगला जो है 5वां जो है विरेचन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यह हमेशा परीक्षा में आ रहा है, तो इस अभिक्रिया को आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या करना होता है, निर्जल जो है AlCl3 मतलब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थित में, यहाँ पे लिखेंगे निर्जल। अब निर्जल यहाँ पर क्या लेना है, तो निर्जल जो है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थित में, निर्जल AlCl3 के निर्जल जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थित में, निर्जल जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थित में जब बेंजीन से क्रिया कराया जाता है, किससे, बेंजीन से जो है बेंजीन की क्रिया किससे कराया जाता है, किसके उपस्थित में, एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थित में जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है, किससे, एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है, एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, तो यह बनता है एसीटोफिनान। क्या बनता है, एसीटोफिनोन बनता है। क्या बनता है, एसीटोफिनोन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बनता है, एसीटोफिनान बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट
अभिक्रिया कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। और यही जो है क्या है, अभिक्रिया कहते हैं। और यही क्या बन जाएगा, यही कीटोनी समूह का जो है विरचन हो जाएगा। तो कीटोनी समूह का विरचन भी बन गया। अब यहाँ पर एक जो है क्या लेंगे, बेंजीन ले लेंगे। अब बेंजीन में क्या मिलाएंगे, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, CH3COCl। किसके उपस्थित में गर्म होगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थित में गर्म होगा तो एसिटोफिनोन बनेगा। क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन का सूत्र क्या हो जाएगा, अब ये बेंजीन समूह में CO, अब देखिए CO कौन समूह है, कीटोनी समूह है, CH3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा, H, यहाँ से H यहाँ से निकला, यहाँ से H और Cl के साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यह HCl हो जाएगा। जब यहाँ पर लगाएंगे जोड़ेंगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, Cl हो जाएगा। यह Cl क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, किस समूह में बदलता है, तो यह कीटोनी समूह में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या किया जाता है, जब बेंजीन में एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं और किसके उपस्थित में, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थित में AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड इसको कहा जाता है के उपस्थित में जब गर्म किया गया है तो एसिटोफिनोन बना है। और एसिटोफिनोन जो है ये कीटोनी समूह है। कीटोनी कैसे, इसमें क्योंकि CO लगा है तो कीटोनी समूह है। और ये कीटोनी समूह का क्या हो गया, विरचन भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की 2 विधियां और इसके 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन बताना है और 2 विधि बताना है इनकी, और 3 रासायनिक गुणों को जो है रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब समझ जाएंगे एस्टिक अम्ल। और एस्टिक अम्ल ऐसा करना है कि इसमें 2 विधि से आपको बनाना है। कौन सा कार्य किया जाएगा कि जो है एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा। तो पहला जो विधि यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर एस्टर द्वारा क्या लिखेंगे, पहला जो विधि का नाम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे एस्टर द्वारा जो है प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एस्टर द्वारा। अगर एस्टर को हम लोग गर्म करेंगे, किसके साथ, जल के साथ मिला के गर्म करेंगे तो एस्टिक अम्ल जो है बाहर निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब एस्टर को जल के साथ गर्म किया जाता है, जल के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल भी प्राप्त हो जाता है। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एस्टर को लेकर के गर्म करेंगे, किसके साथ, जल के साथ। अब एस्टर का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर इसका सूत्र लिख लेंगे CH3COOC2H5। अब इसको जल के साथ जब गर्म करेंगे तो यह बनेगा यहाँ पर CH3COOH एसिटिक अम्ल और C2H5OH एथिल एल्कोहल। अब यहाँ पर जो है एस्टर को लेकर के गर्म किए तो क्या बन गया यहाँ पर, एसिटिक अम्ल। और ये एसिटिक अम्ल किस में आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है। इसलिए यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन हो गया, पहला विधि जो है खत्म हो गया। कितना आसान है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे CH3COOC2H5। यह जो है क्या बन गया, यह हो गया एथिल एसीटेट भी इसको कहा जाता है। एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन कराते हैं तो यह क्या बना है, तो यह बना है जल के साथ जब क्रिया कराए हैं तो एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किस में आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है विरचन है। तो कार्बनिक जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन हो गया और इसके साथ क्या बना, एथिल एल्कोहल भी प्राप्त हो गया। तो पहली विधि किसके द्वारा हुआ है, तो एस्टर द्वारा हुआ है। और दूसरी जो विरचन कराएंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण द्वारा, किसके द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण करा देंगे, किसको ऑक्सीकरण कराएंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण द्वारा जो है इसका विरचन हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण द्वारा जब कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनना चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल में एस्टिक अम्ल अगर बना देते हैं तो उसका विरचन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर जब एल्कोहल को, मैंने कौन सा एल्कोहल को ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल ले सकते हैं। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को किसके उपस्थित में,
KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के उपस्थित में क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बन जाता है? एसिटिक अम्ल बन जाता है। एसिटिक अम्ल बन जाता है। कितना आसान है। किसको लेना है? एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH, इसको एथिल एल्कोहल कहते हैं। अब इसको जो है ऑक्सीकरण करा दें। ऑक्सीकरण मतलब O हो जाएगा। किसके उपस्थित में कराएंगे? तो यहाँ पर ले सकते हैं KMnO4 या ले सकते हैं K2Cr2O7 के उपस्थित में जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH3COOH एसिटिक अम्ल, और ये गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर क्या जाएगा? निकल जाएगा। अब दोनों पक्ष क्या हैं? यह संतुलित हैं। देखेंगे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 है, 3 1 4 2 6 है। डबल O है तो डबल O है। दोनों पक्ष क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरेचन कराना था, वो भी कितनी विधियों से? 2 विधि से। तो 2 विधि से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो गया? विरेचन हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों विधि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पहला विधि का नाम है एस्टर द्वारा और दूसरा विधि है ऑक्सीकरण द्वारा। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसका जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है रासायनिक गुण पढ़ना है। रासायनिक गुण मतलब रासायनिक गुण का मतलब ये हो गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई ले लेंगे और उसको अलग अलग पदार्थ से जो है क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे। वो किस में लिखा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में लिखा जाता है। उसको रासायनिक गुण उसको कहा जाता है। यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेकर के दूसरे पदार्थ से क्रिया कराना है और क्रिया करा करके रासायनिक गुण में इसको लिखा जाता है। तो पहला जो क्रिया है यहाँ पर कास्टिक सोडा के साथ करा लेते हैं। पहला जो इसका रासायनिक गुण NaOH से क्रिया। अब यहाँ पर NaOH से जो है क्या कराएंगे? क्रिया करा लेंगे। और इसमें क्या लेंगे? एसिटिक अम्ल को लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर एसिटिक, क्या लिखेंगे यहाँ पर? एसिटिक अम्ल को लेना है। तो यहाँ रहेगा एसिटिक जो है अम्ल, एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे? क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनेगा? तो सोडियम एसीटेट क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट तथा जल बनता है। अब यहाँ क्रिया करा लेते हैं किसके साथ? एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल ले लेंगे, क्या होगा? CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया। और यह NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो यह NaOH के पास चला जाएगा तो क्या बनेगा? CH3COONA और H और OH मिल करके क्या बनेगा? जल बन जाएगा। तो पहला विरेचन जो रासायनिक गुण जो है समझ गए होंगे कि एसिटिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। तो ये पहला क्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब दूसरा क्रिया समझेंगे। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर अपचयन। अब इसका अपचयन करा देते हैं तो क्या बनेगा? तो अब यहाँ लिखेंगे जब एसिटिक अम्ल का क्या कराते हैं? अपचयन कराया जाता है तो क्या बनेगा? तो एसिल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसिल्डिहाइड जो है बनता है और जो है तथा जल बनता है। तथा कहा जाएगा यहाँ पर जल बनता है। ये दूसरा जो है रासायनिक गुण हो गया। अब अपचयन करा लेते हैं एसिटिक अम्ल का
COOH, और इसका अपचयन हो गया, और अपचयन कराने के बाद जो है क्या बनेगा यहाँ पर CH3CHO एसल्डिहाइड, और क्या बनेगा जल H2O हो जाएगा। अब यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 3 1 4 1 5, 3 1 4 4 2 6 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ 2 लगाना पड़ेगा संतुलित करने के लिए, 2 लग गया। अब क्या हो जाएगा, अब क्रिया संतुलित हो जाएगा। तो ये दूसरा रासायनिक गुण भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है क्या किया हुआ है, अपचयन कराया गया, तो एसल्डिहाइड बन गया है और जल बन गया है। और तीसरा जो है स्टीरीकरण करा लेते हैं। स्टीरीकरण अभिक्रिया लिख देंगे यहाँ पर, स्टीरीकरण अभिक्रिया। तो स्टीरीकरण जो है, स्टीरीकरण अभिक्रिया कैसे होगा, तो अब स्टीरीकरण अभिक्रिया का मतलब यह हो गया कि जब एस्टिक अम्ल, क्या लिखेंगे, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल की जो क्रिया है वो किसके साथ करा लिया जाए, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं, एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं, एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं क्रिया जो है एथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, कराते हैं तो एस्टर तथा जल बनता है। क्या बनता है, एस्टर तथा जल बनता है, जल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, स्टीरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर एस्टिक अम्ल को ले लेंगे, CH3COOH एस्टिक अम्ल हो गया, और एथिल अल्कोहल C2H5OH, जब इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH3COOC2H5 एस्टर बन जाएगा, और ये बनेगा जल बन जाएगा। क्या बनेगा, जल बन जाएगा। तो ये इस अभिक्रिया को क्या नाम रखा गया है, इस अभिक्रिया का नाम है स्टीरीकरण अभिक्रिया है। यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिया गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एथिल एल्कोहल है, मिला करके जब गर्म किया गया तो एस्टर तथा क्या बना है, जल बन गया है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना था, विरेचन करना था, और 3 जो है रासायनिक जो है गुण यहाँ पर बताना था। तो 3 रासायनिक गुण जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर एमीन का 5 रासायनिक जो है आपको समीकरण लिखना है, और एक एक समीकरण को बहुत आसान विधि से बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो यहाँ पर पहला अगर हम लोग क्रिया कराते हैं तो HCl से क्रिया कराते हैं, मतलब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पहला हेडिंग नोट करेंगे, HCl से क्रिया। HCl से क्रिया कौन करेगा, तो एमीन क्रिया करेगा। और कौन सा एमीन क्रिया करेगा, तो आपको याद रखिएगा कि यहाँ पर एथिल एमीन, यहाँ पर जब भी क्रिया कराएंगे तो किससे क्रिया कराया जाएगा, एथिल एमीन की क्रिया जो है कराई जाती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आगे कि जब लिखेंगे, जब एथिल एमीन की क्रिया, जब एथिल एमीन की जो क्रिया किसके साथ कराते हैं, लिखेंगे एथिल एमीन की क्रिया जो है, क्रिया HCl से कराते हैं। क्रिया किससे होता है, HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया होता है तो क्या बनता है, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, जब एथिल एमीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है कराई जाती है तो क्या बनता है, तो लिखेंगे यहाँ पर कराई जाती है, कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एथिल, क्या बनेगा, एथिल हो जाएगा, अमोनियम, एथिल अमोनियम क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड बनता है। अब इसका रिएक्शन को लिख लेंगे कि अब यहाँ पर एथिल एमीन की क्रिया जो है जब HCl के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, तो यहाँ एथिल एमीन का सूत्र क्या होता है, C2H5NH2, यह हो गया एथिल एमीन हो गया। और किसके साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ क्रिया करा देंगे, और यहाँ क्रिया कराने पर क्या बनेगा, C2H5NH3Cl। इसका नाम क्या है, C2H5NH3Cl, इसका नाम होता है एथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, एथिल अमोनियम क्लोराइड जो है प्राप्त हो गया। तो पहला जो है रासायनिक गुण जो है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि एमीन का जो क्रिया कराया गया किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया गया तो एथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब दूसरा जो क्रिया है नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ, नाइट्रस, लिख लेंगे नाइट्रस अम्ल के साथ जो है
क्रिया होगा, तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया, तो नाइट्रस अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। अब यहाँ पर एथिल एमीन की ही क्रिया कराना है, क्योंकि एमीन से क्रिया कराना है, तो यहाँ नाइट्रस अम्ल से जब अगर क्रिया होता है, किसका, नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया होगा और क्या रहेगा, एथिल एमीन रहेगा। लिखेंगे यहाँ पर जब एथिल एमीन, जब एथिल एमीन की क्रिया, जब एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ होती है, एथिल एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है, नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है, तो क्या बनता है, कराई जाती है, कराई जाती है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो कराई जाती है तो एथिल एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनेगा, एथिल एल्कोहल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा जल बनता है, तथा क्या लिखेंगे यहाँ पर, तथा जल बनता है, जल बनता है। ये तीन जो है यहाँ पर पदार्थ बना। तो जो नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे, और नाइट्रस अम्ल के साथ कौन क्रिया करेगा, एथिल एमीन क्रिया करेगा, तो एथिल एमीन का सूत्र क्या है, तो सूत्र याद हो गया होगा, C2H5NH2, यह एथिल एमीन हो गया। और नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेंगे तो HNO2, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो यह क्या बनेगा, C2H5OH बनेगा, एथिल एल्कोहल, नाइट्रोजन गैस बनेगा और जल बनेगा, H2O हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये दो अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किससे क्रिया कराना था, यहाँ पर नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया कराना था तो क्या बना है, यहाँ पर नाइट्रस अम्ल के साथ जब क्रिया हुआ है तो क्या क्या बन रहा है, एथिल एल्कोहल बना है, और क्या बना है, नाइट्रोजन बना है, और क्या बना है, जल बना है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में आप सभी चाहे नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा पेपर में क्या हो रहा है, पूछा जाता है। तो ये दो जो है रासायनिक गुण जो है समझ गए होंगे। अब तीसरा रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे। तो अब तीसरा जो है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया होगा, किससे, यहाँ लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कौन करेगा, तो एसिटिल क्लोराइड से जो क्रिया जो है एथिल एमीन करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर एथिल एमीन। तो यहाँ लिखेंगे जब एथिल एमीन, जब एथिल एमीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है या क्रिया कराया जाता है, क्रिया कराई जाती है, कराई जाती है, तो क्या बनेगा, जब एथिल एमीन एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो बनेगा एथिल एसीटेमाइड, एथिल एसीटेमाइड तथा HCl बनता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बनता है। अब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर C2H5NH2, यह हो गया एथिल एमीन हो गया, और ये क्रिया किससे करना है, CH3COCl। अब इसे जब क्रिया कराएंगे तो यह बनेगा क्या, यह बनेगा C2H5NHCOCH3, यह बन गया, और प्लस क्या बनेगा, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यह किससे क्रिया कराया गया है, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ जो है क्रिया किया है। कौन क्रिया किया है, तो एथिल एमीन जो है क्रिया किया है। तो क्या बना है, यहाँ पर जो बना है एथिल एसीटेमाइड बना है, और HCl भी प्राप्त हुआ है। तो तीसरा अभिक्रिया जो है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चौथा अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि चौथा अभिक्रिया क्या है। तो चौथा अभिक्रिया है सोडियम से क्रिया, किसके साथ जो है, सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम के साथ क्रिया। अब सोडियम के साथ क्रिया कौन करेगा, तो सोडियम के साथ क्रिया कौन करेगा, तो एथिल एमीन करेगा। जब एथिल एमीन सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर जब एथिल एमीन, जब एथिल एमीन
की क्रिया किसके साथ कराते हैं? क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, धातु के साथ कराई जाती है, साथ कराई जाती है, कराई जाती है। तो क्या बनेगा? सोडियम धातु के साथ जब कराई जाती है तो क्या बनेगा? कराई जाती है तो बनेगा यहाँ पर सोडियम लवण बनेगा, सोडियम लवण तथा H2 गैस बनता है। अब इसका रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे C2H5NH2, यह हो गया प्राथमिक एमीन और किसके साथ क्रिया करेगा? Na के साथ क्रिया करेगा और यहाँ से जब क्रिया करेगा तो ये बनेगा C2H5 Na, इसका नाम है सोडियम लवण और यह बनेगा हाइड्रोजन गैस। संतुलित करने के लिए 2 यहाँ लगा लेंगे, 2 यहाँ लगा लेंगे और 2 जो है यहाँ पे लगा लेंगे, दोनों पक्ष क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या बना है? यह जो है एथिल एमीन जब सोडियम धातु के साथ क्रिया कराया गया है तो यहाँ बना है कि क्रिया कराने पर सोडियम लवण बना है और क्या बना है? हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकला है। अगला अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया का नाम है, क्या अभिक्रिया रहेगा? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या रहेगा? कार्बिल एमीन अभिक्रिया रहेगा। और यहाँ पर नोट करेंगे अब अगला अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया। या नोट कर लेंगे यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को आप लोग क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। जब एथिल एमीन की क्रिया, जब एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफार्म रहेगा तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे यहाँ पर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराई जाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? एथिल आइसोसाइनेट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एथिल आइसोसाइनाइड बनती है, लिख सकते हैं यहाँ पर, बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। 2 बार पढ़िए, परिभाषा याद हो जाएगा, रिएक्शन याद हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या लेंगे? एथिल एमीन C2H5NH2, यह हो गया प्राथमिक एमीन मतलब एथिल एमीन और इसका क्रिया जो है क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराया जाता है तो यह बनता है क्या? C2H5NC, इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड कहा जाता है और इसके साथ KCl पोटेशियम क्लोराइड तथा H2O मतलब जल, H2O भी प्राप्त होता है। अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर जो है 3 लगा लीजिएगा, संतुलित हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 3 लगा लीजिएगा, 3 KCl और यहाँ पर 3 जो है H2O, 3 H2O लगा लेंगे। अब क्रिया क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया माना जाता है। इस बार एक बार और अभिक्रिया को समझ लेते हैं। जब यहाँ एथिल एमीन क्लोरोफार्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन साइनाइड C2H5NC 3HCl प्लस 3H2O। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एमीन के विरचन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। एमीन कैसे बनता है, इनके बनाने की 3 विधियां के बारे में पूछा गया है और रासायनिक समीकरण लिखना है। और एथिल हैलाइड के एमीनों का अपघटन की क्रिया विधि लिखिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हैं और ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहले एमीन का विरचन के बारे में समझेंगे। तो पहला अगर हम विरचन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल के द्वारा जो है इनका पहला जो है विरचन कराया जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब एथिल एल्कोहल को अमोनिया से क्रिया कराई जाती है तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला जो विरचन हुआ है मतलब प्राप्त करना है तो एथिल एल्कोहल को लेंगे और एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। और इसमें किसके साथ क्रिया कराएंगे, यह अमोनिया के साथ जब क्रिया करा लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2 और NH2 बनेगा। यह बनेगा एथिल एमीन बन जाएगा और इसके साथ कौन बाहर निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रिया जो है समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर विरचन कराना था, किसके साथ कराना था, तो एथिल एल्कोहल और अमोनिया के साथ जब गर्म किया गया तो यह प्राथमिक एमीन जो है प्राप्त हुआ। प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या है, CH3CH2NH2, या लिख सकते हैं C2H5 भी लिख सकते हैं, C2H5NH2 भी लिखा जा सकता है। तो यह पहला जो है विरचन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एथिल एल्कोहल के द्वारा जो है कराया गया है। अब दूसरा जो है आपका जो क्रिया कराना है, सिम्ट अभिक्रिया इसको बोला जाता है। कौन अभिक्रिया बोला जाता है, यहाँ लिख सकते हैं सिम्ट अभिक्रिया, सिम्ट अभिक्रिया बोल सकते हैं, सिम्ट अभिक्रिया। अब सिम्ट जो है अभिक्रिया क्या है, अब सिम्ट अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि सिम्ट जो है अभिक्रिया क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है सिम्ट अभिक्रिया क्या है, तो सिम्ट अभिक्रिया जो है यहाँ पर क्या लेना है, सबसे पहले जो है एसिटिक अम्ल लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, एसिटिक अम्ल लिखेंगे। यहाँ पर एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराते हैं, तो एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, किसके साथ, हाइड्रोजोइक जो है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा दिया जाए। अम्ल के साथ जो है कराई जाती है तो क्या बनता है, यहाँ पर कराई जाती है तो एथिल एमीन बनता है। क्या बनेगा यहाँ पर, एथिल एमीन बन जाएगा। नाइट्रोजन गैस बनेगा En2 तथा CO2 बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को जो है सिम्ट अभिक्रिया कहा गया है। क्या कहते हैं, सिम्ट अभिक्रिया कहा जाता है, सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सिम्ट अभिक्रिया समझ गए होंगे कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया, किसकी क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3COOH और यहाँ पर जो है हाइड्रोजोइक अम्ल है N3H के साथ जब कराई जाती है तो यहाँ बनता है CH3NH2 यहाँ पर हो जाएगा CH3NH2 और यहाँ पर जो है और बनेगा यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और ये बनेगा CO2 गैस। यहाँ पर जो है यहाँ पे याद रखेंगे मेथिल, क्या बनेगा यहाँ पर, मेथिल एमीन बनेगा, क्योंकि ये CH3 है इसलिए मेथिल एमीन बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा और CO2 मतलब यह गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर एमीन का जो है विरचन भी इसको कहा जाता है। यहाँ एमीन का विरचन भी हुआ है क्योंकि यहाँ एमीन बनना चाहिए और यहाँ एमीन बना हुआ है। तो क्या बना है, एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराया गया है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब क्रिया कराया गया है। यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब क्रिया कराया गया है तो यहाँ पर क्या बना है, मेथिल एमीन, नाइट्रोजन गैस और क्या बना है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। इसी अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया कहते हैं, सिम्ट अभिक्रिया कहा जाता है। कौन अभिक्रिया, सिम्ट अभिक्रिया कहा जाता है। तो यह सिम्ट अभिक्रिया भी आप लोग समझ गए होंगे कि सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब अगला अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। अगला हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। हाफमैन जो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह अभिक्रिया हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, बहुत आसान आंसर है। जब
क्या लिखेंगे, जब प्रोपेनाइड, क्या लिखेंगे, जब प्रोपेमाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, प्रोपेनामाइड की क्रिया किसके साथ होगा, तो कहेंगे इसकी जो क्रिया है बी आर मतलब ब्रोमीन तथा KOH के साथ कराई जाती है, के साथ लिखेंगे यहाँ पर कराई जाती है तो क्या बनता है, कराई जाती है तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा एथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, एथिल एमीन बनता है, एथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को एथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है। अब इसका रिएक्शन जो है करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेना है, सबसे पहले जो है प्रोपेनेमाइड को लेंगे और प्रोपेनेमाइड का सूत्र क्या होता है, यहाँ सूत्र होता है C2H5CO इसका नाम है प्रोपेनेमाइड और यह Br2 ब्रोमीन और यहाँ पे लेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो यह बनेगा C2H5NH2 प्राथमिक एमीन बन गया, प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस KBr बनेगा, प्लस K2CO3 बनेगा, प्लस 2H2O बनेगा, 2H2O बनेगा, 2H2O यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर 2H2O है लास्ट में। और संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे और यहाँ पर जो है संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे और 2 KBr लगा देंगे, 2 KBr, दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेना है, प्रोपेनेमाइड की क्रिया किसके साथ कराना है, ब्रोमीन के साथ जब कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर C2H5NH2 ये हो गया एथिल एमीन, KBr, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और 2H2O मतलब यहाँ पर जल की मात्रा 2 है, 2H2O बना। इसी अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में